हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और यूनिक मैथ्स ऑब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाया था और नंबर ऑफ फैक्टर में जितने प्रकार के कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने पढ़ा दिए। तो आज मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, कुछ ऐसे सवाल जो पेपर में आए हैं या फिर पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, सीरियल में सीपीओ वगैरह में आए हुए सवाल है, तो कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि हमारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मैं लिख देता हूं और इस सवाल क्या है कि सवाल आपको स्क्रीन पे साइड में दिखाई देगा। ठीक है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, पेन से, और आपको सवाल साइड में दिखाई देगा, वहां से आप पढ़िए सवाल को और आराम से सॉल्यूशन करिए वीडियो को पॉज करके। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यह है कि 360 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। सवाल तुम्हें दे रखा है 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में बताना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये बात क्लियर है? अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे अगर पूछता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। अब प्राइम नंबर में कैसे तोड़ूंगा, इसको लिख सकता हूं मैं 36 गुणा 10, और 36 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3, यानी 6 6 36 होता है। 6 को मैं 2 गुणा 3 और 6 को 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकता हूं। और यहाँ पे 10 है, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 5। तो ऐसे मैंने क्या किया कि 360 को मैंने प्राइम नंबर में ब्रेक कर लिया। मैंने यहाँ पे देखा कि 2 कितने बार आया है, 1 2 3, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, और इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2, और ये बना मेरा 5 की पावर 1। अब मैं देखूंगा तो तुमने देखा 3 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 और 3 3 9 40 नंबर 360, यानी कि मैंने एकदम बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कहा था जितना पावर होता है उसमें एक ऐड करेंगे। तो ये 4 गुणा 2 है तो यहाँ पे 3 गुणा 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो 4 या 12 दूनी 24, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे आपके पास 24। 24 सवाल का सही आंसर है। जो बच्चे केवल इसी वीडियो को देख रहे हो और जिन्होंने ये नहीं पता कि यहाँ पे मैंने एक ऐड क्यों किया है, तो वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप देखिए, वहां से आपका सारी चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने बेसिक से सारी चीजें वहां पे क्लियर की हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बने, कैसे क्या हुआ, सारी चीज एकदम क्लियर करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। 250 के प्राइम फैक्टर बताइए। 250 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 250 एक नंबर है आपके पास। अब इसने ये कह दिया है कि 250 के प्राइम फैक्टर बताइए। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर हमें ब्रेक करना, और प्राइम नंबर जितने बार हैं रिपीट हुए उनको कराएंगे तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यानी इसने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछने के बजाय हमसे केवल प्राइम फैक्टर पूछा है। और प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 250 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ प्राइम नंबर में। तो यानी कि 25 गुणा 10 लिख सकता हूँ इसको मैं। 25 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 5, और 10 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 5। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3। और हमसे यह पूछा उसने, बताइए प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो मैंने देखा कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 बार, और 5 कितने बार आया है, 3 बार। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने आएंगे मेरे पास 4, और 4 इस सवाल का क्या है, सही आंसर है। क्लियर है ये बात? 4 क्या है, सही आंसर। अगर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता हो तो मैं एक को ऐड करके आपस में गुणा कर लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास निकल आते। क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी स्क्रीन पे दिखेगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा बात करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें कम समय में ज्यादा सवाल का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो भी बातें करने का वो रहता है तो वो संडे को मैं कर लेता हूँ। संडे को आप आइए और जो भी आपके क्वेश्चन है मैं उसका आंसर सब बताता रहूंगा। क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रखा है 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 से विभाजित हैं। 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो डिविजिबल बाय 3 है। डिविजिबल बाय 3, यानी कि 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 से विभाजित हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस सवाल को मैं कैसे करूंगा। तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि जब भी कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उस नंबर में 3 छुपा होता है कि नहीं? जैसे मैंने ये कहा कि 5 बताओ 3 से डिवाइड है, तो तुमने कहा सर 5 3 से डिवाइड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं और इसको मैं 15 बना लेता हूं, और फिर मैंने तुमसे कहा बताओ ये 3 से डिवाइड है, तो तुमने कहा 5 15 होता है और ये 3 से डिवाइड है। कहने का मतलब ये है कि जब मैं अगर इसमें से 3 में बाहर ले लूं, इसको मैं 3 गुणा 5 लिख लूं बट्टे 3 अगर मैंने बाहर ले लिया
तो बाद बाकी जो अंदर जो बचेगा वो 3 से डिवाइड होगा। कब? जब इसमें मैं 3 से मल्टीपल कर दूंगा तब। ये बात क्लियर है कि नहीं? बस ये बता दीजिए। कोई भी नंबर अगर मुझे 3 से काटना हो तो उस नंबर में 3 होना ही चाहिए, या फिर उस नंबर को मैं 3 से मल्टीपल कर दूं तो भी वो नंबर क्या होगा? 3 से कट जाएगा। क्लियर है ये बात? तो फिर मैंने तुमसे ये कहा कि सबसे पहले मेरे पास रूल क्या होता है, तो तुमने ये कहा सर रूल आपने ये बताया था कि ये हमें सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ता है। तो प्राइम नंबर में तोड़ूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 72 गुणा 10। 72 को लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 9, और 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5। 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 5। अब मुझे देख के बताओ कि 2 कितने बार आया? 3 और 1 4, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा यहाँ 3 कितने बार आया? 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1। आपसे इसने ये कहा कि मुझे 720 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। तो तुमने कहा सर 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसमें 3 का मल्टीपल हो, है कि नहीं? तो मैंने देखा क्यों ना मैं इसमें 3 पहले ही बाहर ले लेता हूँ। 3 क्या किया मैंने? पहले ही बाहर ले लिया। तो क्या बचा? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये बचा मेरे पास। अब मुझे 3 से डिवाइड वाले फैक्टर मिल जाएंगे क्योंकि 3 से डिवाइड वाला मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या करा? मैं 3 कॉमन ले लिया। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे 4 है तो कितना लिखूंगा मैं? 5। यहाँ 1 है तो कितना? 2, और यहाँ पे 1 है तो कितना आ गया? 2। 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 20 फैक्टर ऐसे हैं 720 में जो 3 से डिविजिबल हैं। और ये इस सवाल का सही आंसर है। आप बताओ ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया? और इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, सवाल नहीं है, मिल भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका बेस्ट है। किसी भी बच्चे को बड़े आसानी से मैं समझा सकता हूँ और ये मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ। क्लियर है ये बात? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 600 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है इसमें। 600 के इसने क्या करा है? इवन फैक्टर पूछा है आपसे। इवन फैक्टर 600 के इवन फैक्टर क्या होंगे? इवन फैक्टर मैंने बताया था कि जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैं निकालता हूं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरा इवन और ऑड को मिलाकर बनता है। कभी मैं आपसे बोलूं कि नंबर किससे मिला के बनते हैं, तो इवन और ऑड दोनों होते हैं टोटल नंबर में। क्लियर है ये बात? तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूं और उसमें से ऑड नंबर घटा दूं, तो तुमने कहा सर वो बचेंगे जो इवन नंबर बचेंगे, है कि नहीं? इवन नंबर बचेंगे। लेकिन मैंने कहा ये सब हम नहीं करेंगे, हमें तो बस एक रूल पता है कि जब हमें इवन फैक्टर चाहिए ही होता है और हर इवन में 2 का मल्टीपल होता है। बताइए ऐसा कोई इवन नंबर जिसमें 2 का मल्टीपल ना हो? जैसे 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? इवन नंबर है और सब में 2 का मल्टीपल है कि नहीं? मैंने कहा 5 इवन नंबर है, तुमने कहा सर 5 इवन नंबर नहीं 5 ऑड नंबर है। अगर इसमें मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो बताओ ये इवन नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? तुमने कहा सर बिल्कुल बनेगा। यानी कि ऑड में अगर मैं इवन मल्टीपल कर देता हूं तो हमेशा वो इवन नंबर देता है। ये चीज तो मैंने कल भी बताई थी आपको। अब मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब भी मैं कोई भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो उसमें 2 में पहले ही बाहर ले लूंगा उसमें से, क्योंकि 2 बाहर लेते ही वो क्या होगा? पूरे टोटल नंबर ऑफ यानी इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर मेरे पास आ जाएंगे। क्लियर है ये बात? 600 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो तुमने कहा सर 600 को आप लिख सकते हैं 60 गुणा 10, 60 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 15, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ये 4 है, ये 2, यानी कि ये 2 की पावर 3 बन गया गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। जब मैं 3 यानी पिछले सवाल में 720 का फैक्टर आपसे पूछे थे और कहा था 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और इस बार आपसे पूछा है कि बताइए इवन फैक्टर मुझे चाहिए। तो इवन फैक्टर निकालने के मैंने कई तरीके बताए थे कॉन्सेप्ट में, लेकिन मैंने तुमसे ये कहा था कि हमें क्या करना है कि जल्दी से जल्दी सवाल को अटेंड करना है पेपर में। तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो तुमने कहा सर यह 2 की पावर 3 है, तो मैं क्या करता हूँ सर, इवन आपने बोला है कि इवन नंबर चाहिए, इवन फैक्टर चाहिए, तो मैं 2 पहले ही बाहर ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी नंबर में गुणा करूंगा 2 से तो हमेशा इवन नंबर देगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे कितना बचा? 2 की पावर 2, यहाँ बचा 3 की पावर 1 और यहाँ बचा 5 की पावर 2। क्लियर है ये बात? अब मैंने तुमसे ये कहा अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो 2 है तो यहाँ पे कितना करेंगे 3, 1 है तो यहाँ पे कितना करेंगे 2 और यहाँ 2 है तो मैं कितना करूँगा 3, 3 दूनी 6 तिया 18 है। तो आंसर सही क्या आ गया? 18 इस सवाल का सही आंसर है। अब बताओ बात क्लियर हुई है कि नहीं? मैं बेसिक से भी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ।
जिन बच्चों ने बेसिक वीडियो नहीं देखा, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा, तो वो जाकर वो वाला वीडियो देख लें, तो सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखिए। ये सवाल मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे सवाल है, कुछ ऐसे सवाल है जो पेपर में आए हुए हैं, कुछ ऐसे सवाल है जो एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर है ये बात? तो इसलिए मैं कुछ सवाल ऐसे भी लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और वो सवाल हम टाइम के अंदर नहीं कर पाते, ऐसे सवालों को जल्दी कैसे हैंडल करें वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? अगला नंबर देखिए। अगला नंबर है 1000 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। ये कह रहा है कि 1000 एक नंबर है, इसका सम ऑफ फैक्टर पूछा है। सम ऑफ फैक्टर सवाल आपको स्क्रीन में साइड में लग जाएगा, दिख जाएगा। सम ऑफ फैक्टर का मतलब ये है, जैसे कि मैंने मान लो 25 कहा, मैंने बोला तुमसे 25 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आपने बोला 1 5 25 ये होगा। फिर मैंने कहा कि 1 5 25 जो नंबर ऑफ फैक्टर आपके पास निकले हैं उनका सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, यानी जो फैक्टर है उनका सम कितना होगा, योग कितना होगा। तो तुमने कहा सर 1 5 25 निकले हैं, 25 5 30, 30 और 1 31, 31 इस सवाल का सही आंसर है। तो मैंने तुमसे ये कहा कि 1000 को सबसे पहले मैं प्राइम नंबर में ब्रेक करूंगा। प्राइम नंबर में ब्रेक का मतलब 25 गुणा 40, 25 को लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर, गुणा 40 को लिख सकता हूं 5 गुणा 8, यानी 8 का मतलब 2 की पावर 3। ये बन गया मेरा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसने ये पूछा है कि बताइए सम ऑफ फैक्टर चाहिए। अगर नंबर ऑफ फैक्टर ये पूछता आपसे तो आप कहते 4 गुणा 4 4 चौक 16, 16 नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। जो 16 नंबर ऑफ फैक्टर आपके पास आए हैं उनका टोटल सम कितना होगा ये आपसे पूछ लिया। तो मैंने क्या तरीका बताया था, मैंने कहा था 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से शुरू करूंगा, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक मैं जाऊंगा। फिर गुणा ये 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 0 से शुरू करूंगा, 5 की पावर 1 सॉरी प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। अब आप मुझे एक चीज नोटिस करके बताइए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो तुमने कहा सर आपने कल एक रूल यानी एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक अवधारणा हमें सिखाई थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता वो कल का वीडियो देख लें तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और जिन बच्चों को पता है वो वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे सवालों की। और प्रीवियस ईयर में भी ऐसे सवाल आया 2017 2018 20 21 22 23 में भी ये सवाल आए। सीपीयू सीजीएल में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, सीडीएस में भी कुछ सवाल आते हैं। सीडीएस में कैसे कैसे सवाल आए वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 होता है 8, गुणा 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, ये 25 और ये कितना आ गया 125। इनको मैं ऐड कर लेता हूं तो 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, गुणा 125 और 25 150, 150 और 156, गुणा करूंगा 15 छिक्के 90 का 0 हासिल 9, 15 पंजे 75 और 9 84 के 4 हासिल 8, 15 के 15, 15 और 8 कितना आ गया 23, यानी सही आंसर इसका क्या आ गया। अच्छा मैंने कोई गलती की क्या, 1000 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 55 25 पंजे 125 और 2 दूनी 408 25 अट्ठे 200। और ये मैंने ये गलत, 25 चौका 1000, 5 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 8, सही है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 5 की पावर 3, 55 25 पंजे 125 और 2 दूनी 4 दूनी 888 25 अट्ठे, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो ये कितना बन गया 1 2 4 8, 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15, और ये बन गया तुम्हारा 55 25 पंजे 125, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 1 125 और 25 150 और 6 156, 15 से गुणा करेंगे, 15 छिक्के 90 का 0 हासिल 9, 15 पंजे 75 और 84 के 4 हासिल 8, 15 15 और 8 23, यानी कि सही है। सम ऑफ फैक्टर आपसे पूछा था तो सही है, ऐसे ही हम करते हैं। क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या हो गया, 720 के सभी गुणनखंडों का औसत बताइए। 720 के सभी गुणनखंडों का औसत, एक नंबर आपको 720 रखा और सभी गुणनखंडों का एवरेज पूछा है, और एवरेज बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यही आपको पता है, यानी कि सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ये बात क्लियर है। अब मैं सम ऑफ फैक्टर अगर मैं निकालता हूं, सम ऑफ फैक्टर निकालता हूं, तो तुमने कहा सर सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे, 72 गुणा 10, 72 गुणा 10 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 9,
गुणा 2 गुणा 5। इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 और ये तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, यानी कि ये आ गया 16, 16 नंबर 144 पंजे कितना आ गया 720। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तुमने ये कहा सर आप मुझे एक चीज बताइए कि मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ फैक्टर चाहिए, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ये बात क्लियर है? ये चाहिए तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और यहाँ चाहिए मुझे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और डिवाइड कर दूंगा किससे, नंबर ऑफ फैक्टर से। तो नंबर ऑफ फैक्टर मैं कैसे निकाल लूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर NOF कैसे निकालूंगा, तो तुमने कहा सर NF निकालने के लिए 4 और 1 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 3 15 दूनी 30, इसका नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। 30 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं कितना आएगा आंसर। यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, ये आ गया तुम्हारा 2 की पावर 1 कितना आ गया 1, 2 की पावर 0 1 और ये 2 2 दूनी 4, ये आ गया 8 और ये तुम्हारा आ गया 16। फिर इधर आ गया तुम्हारा 3 3 9 9 3 12, ये डायरेक्ट जोड़ के रख लेते हैं, 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31 गुणा 9 9 3 12 और 1 13, और इधर आ गया तुम्हारा 5 और 1 6। डिवाइड कर देंगे 30 से, 30 से का मतलब ये 10 बार कट गया, 3 दूनी 6, और ये आ गया तुम्हारा 13 दूनी 26, 26 से 26 के 6, 26 के 6 से 2 26 दिया 78 और 2 80, यानी कि 806, और 10 से डिवाइड करूंगा तो सही आंसर मेरे पास कितना आ गया 80.6। इस सवाल का सही आंसर है। यानी कि आपसे चाहे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, सम ऑफ फैक्टर पूछे, एवरेज ऑफ फैक्टर पूछे, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर पूछे, या फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछे, हमें क्या करना है, हमारे पास तरीके वही हैं। सवाल में कुछ भी दे, बट हमें क्या करना है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो कोई भी सवाल आपसे नया भी बनता है तो वो भी आप बना सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2-3 सवाल और कर लेते हैं, जैसे कि और भी सवाल में लेके आया हूँ कुछ अच्छे सवाल। अच्छा, ये सवाल मैं कराता हूँ स्क्वायर वाले। स्क्वायर वाले सवाल ये हैं कि यदि n बराबर 2 की पावर 3, n बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 2, ये आपसे पूछा है, तब n के वो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः वर्ग हैं, यानी वर्ग गुणनखंड पूछा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे इस परफेक्ट स्क्वायर यानी फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर मुझे पूछा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1, यानी इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के चलूंगा और ऊपर पावर देख लूंगा। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 2 लिख देता, ऊपर तो 2 दूनी 4 पावर आ जाती, लेकिन ऊपर तो 3 है। मैं कम रख सकता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो मैंने 2 की पावर 1 कर लिया गुणा, यह लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2, यानी ये मेरा नंबर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर मुझे चाहिए, और ऊपर कितना पावर है, यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 दूनी 4। तुम कहो 3 कर सकता हूं, नहीं कर सकता, 3 दूनी 6 आ गया, लेकिन नंबर मेरे पास क्या है 5, लेकिन मुझे क्या 4 कर सकता हूं, लेकिन 5 नहीं, 6 नहीं कर सकता मैं। ऐसे ही है 5 का स्क्वायर की पावर 3, हाँ 3 सही है, क्योंकि 3 दूनी 6 गुणा यहाँ पे कितना 7 की पावर 2 की पावर 1, क्योंकि मुझे अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, पावर मेरे पास जितना होता है उसमें एक एक ऐड करता हूँ और मल्टीपल कर लेता हूँ, मेरा आंसर मुझे मिल जाता है। तो यहाँ 1 है तो कितना आएगा 2, यहाँ 2 है तो कितना आएगा 3, यहाँ 3 है तो कितना आएगा 4, और यहाँ 1 है तो कितना आएगा 2, 4 दूनी 8 थी, 24 दूनी 48, यानी कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 48 ऐसे फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं ऐसे? 48 ऐसे फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये देखिए, यदि n बराबर, अच्छा ये भी है एक 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट क्यूब मुझे चाहिए, तो सबसे पहले मेरा यही रहता है कि मैं इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करूंगा। तो प्राइम नंबर में जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो 36, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 72 गुणा 10, 72 को लिख सकता हूं 8 गुणा 9, और ये 2 गुणा 5, इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यानी ये लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये मुझे परफेक्ट क्यूब चाहिए।
अब परफेक्ट क्यूब के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो तुमने देखा सर परफेक्ट क्यूब जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसको 2 की पावर 4 को 2 की पावर 3 की पावर 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता। अगर 2 मैंने लिखा तो 3 दूनी 6 हो जाएगी पावर, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, कम कर सकता हूँ मैं, ज्यादा नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? तो 2 की पावर 3 की पावर 1 क्यूब। अब देखो ये परफेक्ट क्यूब बना कि नहीं बना? तुमने कहा सर हाँ बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट क्यूब बन गया। क्या 3 की स्क्वायर को मैं परफेक्ट क्यूब बना सकता हूँ? अब मुझे बताइए ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, तो अपनी तरफ से तो कुछ करेंगे नहीं। ऐसे ही 5 की पावर 1 है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 2 की पावर 3 की पावर 1, एक ही इसमें परफेक्ट क्यूब है। अब इसमें पावर कितनी है? 1, और 1 में मैं 1 ऐड करके मेरा आंसर मिलता है। तो ये कितना आ गया? 2, और ये आंसर मेरा आ गया। तुमने कहा सर यहाँ पे 1 ऐड क्यों करते? तो मैं सब बच्चों को भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैंने कल की वीडियो में बढ़ा दिया है कि 2 की पावर 0 भी इसमें आएगा, और 2 की पावर 0 1 होता है, और 1 का क्यूब, 1 की कितनी भी पावर कर लूँ तो उतना ही आता है, तो 1 भी एक परफेक्ट क्यूब में आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 में कितने परफेक्ट क्यूब है, तो तुमने कहा सर 1 गुणा 2 की पावर 3, 1 भी एक परफेक्ट क्यूब है, और 2 की पावर 3 भी एक परफेक्ट क्यूब है, तो कितने परफेक्ट क्यूब आ गए मेरे पास? 2। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, 2-3 सवाल और करते हैं फिर वीडियो को खत्म करते हैं। और मुझे लगता है कि आप सवाल सारे कर लेंगे, अब तो कोई भी सवाल बनेगा। एक ये भी सवाल है, ये भी देख लीजिए। 9 की पावर 2, n बराबर 9 की पावर 9 दे रखा है, और आपसे पूछा n के ऐसे कितने गुणनखंड है जो परफेक्ट क्यूब हैं। परफेक्ट क्यूब हैं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे 9 एक प्राइम नंबर है? बताइए आप। यहाँ पे तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको 9 की पावर 3 की पावर 3 लिख दो। 3 किया 9, 9 की पावर 9 आ गया। तो तुमने कहा सर 3 पावर यानी 1 बढ़ा के लिखते हैं तो कितना आ गया? 4 आंसर। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हम जब भी प्राइम यानी फैक्टर निकालते हैं तो हमें प्राइम नंबर में ब्रेक करना पड़ता है, और यहाँ पे 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले 9 को मैं क्या लिखूंगा? 9 को लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर, और ऊपर कितना है? 9। मुझे चाहिए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको मैंने 3, 9 दूनी कितना आ गया? 3 की पावर 18 आ गया। ये परफेक्ट क्यूब चाहिए तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3 की पावर 6। अब मुझे बताओ 3 की पावर 3 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? बिल्कुल है। पावर कितनी है? 6, एक बढ़ा के लिखता हूं मैं, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया? 7। ये इस सवाल का सही आंसर है। अब मुझे बताओ कि एक बढ़ा के क्यों लिखता हूं? तो तुमने कहा सर 3 की पावर 0 भी तो एक इसमें परफेक्ट क्यूब होगा। 3 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1, और 1 भी इसमें परफेक्ट क्यूब होगा, इसलिए मेरा आंसर 7 होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी। अगला सवाल देखिए। अब इसमें देखो 30 के सभी गुणनखंड का गुणनफल बताइए। 30 का मतलब आपको 30 के सभी फैक्टर का क्या पूछा इसने? प्रोडक्ट पूछा है आपसे। प्रोडक्ट के लिए मैंने फॉर्मूला कल बता दिया था आपको। क्या बताया था फॉर्मूला? कि पहले मैं क्या करूंगा? 30, मैंने ये बताया था n की पावर f/2। और ये कैसे आया अब ये मत पूछना, क्योंकि कल की क्लास जिस बच्चों ने पढ़ी है वो मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से समझाया। मैंने क्यों होता है क्या होता है सब कुछ बताया इसके बारे में। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 10। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये बात है कि नहीं? एफ यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे मेरे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में बात करूं तो यहाँ पे 8 आ गए। एन हमेशा वही नंबर होता है जिस नंबर के मुझे फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर अब कितना होगा? 30, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले? 8, और इसमें 2 से डिवाइड करना है, तो 30 की पावर 4 आ गया। 30 की पावर 4 का मतलब आ गया 3 3 9 30 27 या 81, यानी 81, और उसके बाद 4 जीरो लगाना आपको, और यही सवाल का क्या आ गया? आंसर। अब बताओ इससे सरल क्या हो सकता है? वैसे आप फैक्टर निकाल के उसका गुणा करते रहोगे तो करते रह जाओगे, आपसे होगा नहीं टाइम के अंदर। क्लियर है ये बात? अब मैं सीडीएस में आया एक सवाल करवा देता हूँ, उसके बाद चीजों को बिल्कुल खत्म करते हैं, और आपका वीडियो यहाँ पे प्रैक्टिस सवाल बिल्कुल हो जाएगा। और 1-2 सवाल है वो अगली क्लास में कराऊंगा, मैंने लिख नहीं पाया उन सवालों को। अब ये कह रहा है कि x+4 किसका एक गुणनखंड है? x+4 किसका गुणनखंड है? x+4 किसका गुणनखंड है मुझे बस ये बताना है। तो तुमने कहा सर यहाँ पे ऑप्शन है तुम्हारे पास x² - 7x, x² - 7x प्लस का 44,
एक अलग ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 44, एक ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 44, और एक है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 44। ये है। अब एक इसमें ये कह रहा है कि एक्स प्लस 4 किसका एक फैक्टर है, तो तुमने देखा कि यहाँ पे सर 44 है और 44 की मैं फैक्टर करता हूँ तो 11 गुणा 4 है। अब यहाँ पे प्लस का है तो 11 और 4 15 होता है, यानी 44 के कोई और फैक्टर तो नहीं होंगे 11 गुणा 4 या 4 गुणा 11, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं। 22 दूनी 44 भी बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे जोड़ के कितना, यहाँ 7x आना चाहिए। अगर मैं 22 ले लूँ तो 22 और 2 29 हो गया, यहाँ 11 चौक 44, 11 4 कितना आ गया 15, यानी कि ये नहीं होगा मेरे पास, मुझे तो 7 लाना है ना, ये 7 है। 11 चौक 44 और 11 में 4 घटाएंगे 7, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है मेरा 11 चौक 44, यानी एक ये ऑप्शन होता है 11 में 4 के 7 बचेंगे, और 11 चौक 44 ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 11 4 15, यानी इस वाले चिन्ह से मैं मायने रखता हूँ। ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो 2 ऑप्शन मेरे पास नहीं होंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, ये प्लस माइनस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, ये माइनस माइनस उधर ले जाएंगे प्लस प्लस हो जाएगा, और x प्लस 4 आपसे पूछा तो x प्लस 4 इसका एक सही फैक्टर होगा, और इस सवाल का आंसर है, करके भी लिख सकते हैं फैक्टर। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कक्षा 8 में मैंने पढ़ा था। इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस प्लस का 4x और माइनस का 44, यही होता है। यहाँ पे क्या करूँगा, x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस 11 प्लस का 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस x माइनस 11, पूरे में से x माइनस 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 4, और आपसे बताइए पूछा है कि x प्लस 4 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। क्लियर है ये बात। ये CDS 2017 में सवाल आया था। एक सवाल और मैं बता देता हूँ जो CDS में आया, ऐसे सवाल भी आपको आना चाहिए। ये लॉजिकल सवाल होते हैं जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर लॉजिक अच्छे हैं आपके। तो ये कह रहा है कि नहीं 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 12 और 24। सवाल आपको साइड में दिख जाएगा, ये ऑप्शन में ऑप्शन लिख देता हूँ, सवाल में शायद ऑप्शन ना मिले। अब मुझे बताओ कि ये कह रहा है कि नहीं 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों का गुणनफल करने से लगातार होना चाहिए, तो आप ले लीजिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 × 12 दूनी 24, यानी आपसे मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम क्या होगा 24। अब आप कोई भी उठा के देख लीजिए, जैसे मैं 2 से शुरू करता हूँ, 2 3 4 5, 5 चौक 20 थी, 60 दूनी 120। बताओ 24 से डिवाइड है, बिल्कुल है। अगर ऑप्शन में 120 होता तो फिर मेरा आंसर 120 भी मैं कर सकता था, लेकिन ऐसा आपसे नहीं देगा क्योंकि आप तो ऑप्शन में 4 ही मिलेंगे। अब ये लॉजिक हर जगह काम करेगा। अब देखो 120 4 से भी करता है, 6 से भी करता है, 12 से भी करता है, 24 से भी करता है, लेकिन आपसे सवाल में सीधा सीधा बोल दिया कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम तो मेरे पास 24 है कि नहीं, तो सही आंसर क्या आ गया 24। ये बात क्लियर है कि नहीं। एक सवाल और है जो बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं करवा देता हूँ, उसके बाद सारे सवाल फिर आप खुद ही करना। कहाँ लिखा था मैंने सवाल, अभाज्य गुणनफल आप निकाल लेंगे। एक ये सवाल बता देता हूँ मैं, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, CGL में सवाल आया था, ये मेंस में। ये कह रहा है कि 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 और माइनस 12। इसने ये कहा है कि अभाज्य n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होगा, आपसे ये पूछा है इसने। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे मैं 3 की पावर 13 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचा 3 + 1 माइनस का 12। ये बात क्लियर है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 3 की पावर 13 माइनस का 12। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 12 गुणा 3 की पावर 12 माइनस का 12। ये बात बताओ क्लियर है कि नहीं। मैंने क्या किया कि यहाँ पे 13 था, 1 3 इधर ले लिया तो 4 × 12, 3 की पावर 12 माइनस 12 बन गया। अब पूरे से मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, तुमने कहा सर 12 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 3 की पावर 12 और माइनस का 1, ये बन गया 12। इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4 की पावर 12 माइनस 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ 3 और 1 की पावर 3। ए क्यू माइनस बी क्यू आपको पता होगा, a प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 12 गुणा 3 × 3 3 9 27 से 81 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 80, और इधर बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर यानी 3 की पावर 4 की पावर 2, ठीक है, प्लस का ए बी 3 की पावर 4 और प्लस का बी स्क्वायर यानी 1। यही होता है फॉर्मूला। अब आप सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा, फैक्टर पूछा है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर आपका 73 करके आएगा ये।
तो वही आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप करके देख लेना। ये कितना होगा, 3 की पावर 4 की पावर 2 है, और यहाँ प्लस 3 की पावर 4 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। यहाँ पे जो बनेगा वो 73 का मल्टीपल बनेगा, और 73 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप करके देख लेना एक बार। क्लियर है ये बात। एक सवाल और करवा देता हूँ मैं, एक सवाल और ढूंढ लेता हूँ जिस अच्छा हो। अच्छा ये सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मेंस में भी आया था, इस पे सवाल पहले प्री में आया था, फिर मेंस में आया था। सवाल क्या है एक बार देख लीजिए आप। ये कह रहा है 600 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 20 से ज्यादा हैं, यानी कि 600 के ऐसे हमें फैक्टर निकालने हैं जिनका मान, यानी ऐसे फैक्टर जो 20 से ज्यादा होना चाहिए, 20 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपसे ये सवाल पूछा है, तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को। मान के चलो मैंने ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया और पेपर में ये सवाल आ गया, फिर आप क्या लॉजिक लगाएंगे। तो आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में निकालना आता है मुझे। क्या आता है, इसको लिख सकता हूं मैं 60 गुणा 10, इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 15, 2 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 15 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ये बन गया तुम्हारा 3 गुणा 5 और 15 चौका 60, हाँ 3 गुणा 5 की पावर 2। तो ये कितना बन गया तुम्हारा, 2 की पावर 5 25 3 75, 75 8 कितना आ गया तुम्हारा 75 8, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 गुणा 5 5 25 75, 75 8 आ गया 600 तुम्हारा, है ना। 75 चौका 300, 300 दूनी 600, ये आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर मैं निकालता हूँ तो तुमने कहा सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके आ जाएंगे 3 है यहाँ पावर तो 4, 1 है तो यहाँ पे 2 और 2 है तो यहाँ पे 3। तो तुमने कहा 3 दूनी 6 चौक 24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए मेरे पास 24। लेकिन आपसे इतनी एक लाइन पहले ही बोल दी कि ऐसे फैक्टर मुझे चाहिए जो 20 से बड़े हों। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं 600 के फैक्टर निकालूंगा तो तुमने कहा सर एक भी होगा, 2 3 4 भी, 5 6 के बाद 7 8 भी होगा, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 14 15 15 होगा, 15 के बाद 16 नहीं होगा, 17 18 19 20 होगा, 20 के बाद क्या होगा तुम्हारा। अब 20 के बाद कुछ भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे तो ये पूछा है कि फैक्टर वो चाहिए जो 20 से बड़े हों। तो मैंने यह काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 ऐसे फैक्टर थे जो 20 या 20 से छोटे थे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20, यानी कि इतने फैक्टर मेरे पास निकले जो 600 के ही फैक्टर है ये सारे, और मुझे चाहिए 20 से बड़े। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24 निकले हैं कि नहीं, और 20 से बड़े चाहिए तो 20 से छोटे वाले सारे घटा दूंगा तो 24 माइनस 11, तो आंसर कितना आ गया 13। इस सवाल का सही आंसर है। ये सीजीएल मेंस में इस टाइप का सवाल पूछा गया था। 200 है, 8 से बड़े ऐसे फैक्टर ऐसे कितने होंगे, ऐसे कुछ सवाल था कि 8 से स्कूल बचता है। मैं वो सवाल लेके आऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।